अब मैं जानना चाहता हूँ कि साइंस इतना बढ़ चुका है, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो असिस्ट कर सकती हैं प्रेगनेंसी में। एक टाइम था जहाँ पे सिर्फ नेचुरल वे ही था, क्योंकि और कोई तरीके नहीं थे, साइंस इतना इवॉल्व नहीं हुआ था। आज एक कपल के पास जिनमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो नेचुरली कंसीव या नेचुरली बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, क्या क्या ऑप्शंस आज के टाइम पे कॉमनली इंडिया में एटलीस्ट अवेलेबल है? सो सबसे पहले तो इंडिया में हर वो चीज़ अवेलेबल है जो बाहर है। सो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। या सो वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज वेयर इज मेडिकल हेल्थ एंड स्पेशली फर्टिलिटी गोज। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट दैट। वी स्टार्ट विथ ऑलवेज की नेचुरल तो हमने देख लिया है, उसके बाद सबसे बेसिक जो हम इसको ये पूरी चीज जो आती है वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के अंडर आती है ना, हम आपको असिस्ट कर रहे हैं बेबी करने, सिंपल लैंग्वेज में। असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, आर्ट, या इट इज कॉल्ड आर्ट। सो आर्ट में सबसे बेसिक फर्स्ट चीज होती है IUI, जिसको हम बोलते हैं। ओके, वो सबसे पहला ऑप्शन होता है। हाँ, सबसे सिंपल, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। उसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं करते, हस्बैंड का सीमेन लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं। उसका यूट्रस का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ आधा ml होता है, 0.4 ml, एंड बहुत सारा सीमेन सिक्रीट होता है। इसलिए व्हेन जब भी बहुत बार पेशेंट आके बोलता है कि हम जब भी रिलेशन रखते हैं हमारा तो बहुत सारा सीमेन बाहर ही आ जाता है बॉडी से, दैट्स बिकॉज यूट्रस का कैपेसिटी उतना है। सो देन व्हाट वी डू इज हम उसका एक 0.4 ml का पेलेट बनाते हैं जिसमें अच्छा स्पर्म है, और उसको एक पतले सिरिंज जैसी चीज से, जिसको हम कैनुला बोलते हैं, सीधे यूट्राइन कैविटी के अंदर डाल देते हैं, सीधे यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो उससे स्पर्म को स्विम कम दूर करना है। यहाँ पे तो पहले वेजाइनल कैनाल में रिलीज होता है, फिर वहां से सर्विक्स में जाता है, फिर यूट्रस में जाता है, फिर ट्यूब पे पहुंचता है। अभी हम सीधे यूट्राइन कैविटी में डालते हैं तो उसको फटाफट से स्विम करके सीधे ट्यूब तक पहुंचना है। तो जिनकी मोटिलिटी थोड़ी कम होती है उनके लिए बहुत हेल्प करता है। जिनका काउंट थोड़ा कम है तो हम उनको पास में छोड़ दे रहे हैं अंडे के जाके, तो उसमें हेल्प करता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का ये सबसे पहला स्टेप है जिसमें आप IUI करते हैं। IUI बहुत सस्ता प्रोसीजर होता है, बट देन इसके लिमिटेशंस हैं। वी ऑलवेज से कि जो भी नेचुरल आपका साइकिल था उससे एक सिर्फ 10 to 15% ज्यादा चांसेस हैं IUI में, उससे ज्यादा नहीं है। IUI किस सिचुएशन में यूज किया जाता है? क्योंकि अगर एंडोमेट्रियोसिस है जहाँ पे आप नहीं जा पा रही हो, ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, कभी भी आप IUI कर सकते हो? सो ग्रेट क्वेश्चन। प्री रिक्विजिट फॉर IUI इस कि आपकी ट्यूब्स ओपन होनी चाहिए। IUI में देखिए हम क्या, मैंने वही बोला कि अंडा और शुक्राणु को मिलना तो खुद ही है, वो मिल सिर्फ ट्यूब में ही सकते हैं। तो IUI में हम सिर्फ शुक्राणु जो है, सीमेन, स्पर्म, उसको हम अंडे के पास छोड़ दे रहे हैं, बट आखिरकार ट्यूब में जाके मिलना उसको अंडे से खुद ही है। तो अगर ट्यूब ब्लॉक्ड है, पैसेज वे ब्लॉक्ड है, तो IUI फिर ऑप्शन ही नहीं है, फिर सिर्फ और सिर्फ IVF ऑप्शन है। ओके, सो IUI के लिए हम उसके पहले हम HSG करते हैं, वी मेक श्योर द ट्यूब्स ओपन है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा। IUI के इंडिकेशंस में हो जाता है पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, वैजिनिस्मस फीमेल पेशेंट्स में जिसमें पेनफुल इंटरकोर्स होता है, वो अलाउ ही नहीं करते मेल पार्टनर को, तो हम अंडर एनेस्थीसिया IUI कर सकते हैं। तो पेशेंट का एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, खाली इंटरकोर्स ही नहीं हो पा रहा है, पेनिट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। एंड देन अदर फैक्टर्स लाइक मेल एंड फीमेल फैक्टर्स, जो वेरियस अदर फैक्टर्स है, उसकी वजह से भी IUI हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हो गया IUI। IVF के बारे में बताइए। सो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बच्चा जो है वो बॉडी के बाहर बन रहा है, वीवो अंदर, विट्रो इज बाहर। IVF को बहुत कॉमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब भी बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा बना रहे हैं। टेस्ट ट्यूब नहीं होती, इट इज लाइक अ डिश। तो IVF के मैं स्टेप्स आपको बहुत सिंपल वे में समझाती हूँ, जिससे यू नो कि क्या होता है। तो आप जब डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट पे जाते हो, या विच एवर विजिट वी डिसाइड कि अब हमको IVF करना है, सो हम पेशेंट को कुछ सर्टन मल्टीविटामिन्स देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मेडिसिन देते हैं, जिससे हमको सारे एग्स एक ही साइज के मिले। क्यों? आई विल कम टू दैट। एंड हम पीरियड के सेकेंड डे पे पेशेंट को बुलाते हैं जब उसके सारे एग्स सेम साइज के होते हैं, छोटे 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 छोटे, जिससे जब हम इंजेक्शन देना शुरू करें तो हर अंडा इक्वल अमाउंट ऑफ इंजेक्शन पिए। ऐसा ना हो कि बड़ा वाला अंडा सारा इंजेक्शन पी जाए और छोटे वाले बेचारे कमजोर रह जाए, क्योंकि हमको मैक्सिमम एग्स रिट्रीव करना है। करेक्ट? सो देन हम डे 2 से डे 10, 11, 12 डिपेंडिंग ऑन पेशेंट को कितना ईल्ड मिल रहा है, कितनी जरूरत है, उसकी एज क्या है, AMH क्या है, हम इंजेक्शन देते हैं। एंड लगभग हमारे जब मेजॉरिटी फॉलिकल्स अराउंड 18 mm to 20 mm के हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन एग काउंट कितना है, ईस्ट्रोजन का वैल्यू कितना है, ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर के एनीवेयर बिटवीन 34 to 36 आवर्स, डिपेंडिंग ऑन एवरी डॉक्टर, अलग अलग प्रैक्टिस होती है। हम वो एग्स को रिट्रीव करते हैं, यानी निकाल लेते हैं बॉडी से बाहर, उसको बोलते हैं oocyte रिट्रीवल। उसमें पेशेंट को एम्प्टी स्टमक
बेहोशी दी जाती है एकदम माइल्ड, ऐसा नहीं कि कोई ट्यूब व्यूब डाली जाती, यहाँ से IV लाइन से बेहोशी दी जाती है। 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जैसे सोनोग्राफी होती है, जिस सेम सोनोग्राफी में हम एक पतली सी नीडल अटैच करते हैं एंड थ्रू द वजाइनल कैनाल ओनली, नीचे से देयर इज नो स्टिच और एनीथिंग दैट कम्स, ऑल द एग्स कम आउट। एग्स निकालने के बाद हम हस्बैंड को या जो भी पार्टनर है उसको हम बोलते हैं कि आप अपना सीमन दीजिए, एंड देन वी टेक नाउ बोथ द एग्स एंड द सीमन टू द लैब, जो एम्ब्रियोलॉजी लैब होता है। वहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है, डेन्यूडेशन ऑफ एग होता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्स होता है। बेसिकली वहाँ पे अब हम ICSI करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो पहले IVF होता था, यानी डिश में हमने स्पर्म और एग को छोड़ दिया, वो अपने आप मिल्क कर रहे हैं। आजकल हम उसको वी मेक श्योर कि एक स्पर्म एक एग के अंदर घुसे जिसको हम ICSI बोलते हैं। Okay. उससे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ जाता है, और अगर बहुत कम स्पर्म भी, ऐसे 9-10 स्पर्म भी हमको मिले तो भी प्रेगनेंसी होने की चांसेस रहती है, एम्ब्रियो बनने की चांसेस रहती है। इनफैक्ट इस केस में जो हमने पहले डिस्कस किया था कि एजू स्पर्म, एक भी स्पर्म नहीं है, तो हमने माइक्रोटीसा या टीसा किया, यानी टेस्टिकल्स से स्पर्म निकाला, तो हमको कई बार सिर्फ 5 या 6 ही स्पर्म मिलते हैं, तो वो हम पर्टिकुलर स्पर्म को लेके सीधे एग के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। साइंस इतना बढ़ चुका है। एंड देन फिर हम डिफरेंट मीडियाज में उसको रखते हैं, एंड वी स्टडी दोज एम्ब्रियोज हर दिन, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, डिपेंडिंग ऑन आपका एग कैसा है, लैब का क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम उन एम्ब्रियोज को फ्रीज करते हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वी डू फ्रोजन साइकिल्स, नॉट फ्रेश साइकिल्स, बिकॉज उसके रिजल्ट्स बेटर हैं। सो फिर हम एम्ब्रियोज को या तो Day 3 पे फ्रीज करते हैं, या Day 5, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट, या सो इट इज़ अ वेरी कॉमन टर्म इन इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को, जो बोलते हैं मैम आप ब्लास्ट ही ट्रांसफर करोगे। सो there are a lot of papers that say कि ब्लास्ट के चिपकने के रिजल्ट्स बेटर होते हैं, बट व्हेन द पेशेंट कम्स टू मी आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट बेसिकली ये स्टेप होता है Day 3, Day 5 ऐसे। अब फिर जब हमारे एम्ब्रियोज बन गए, अभी तक तो हमारा पेशेंट घर चला गया है, वो आराम से चिल कर रहा है घर पे, फिर वो आती है वापस जब उसका पीरियड आता है, विच इज़ जनरली अबाउट a week to 10 days में आ जाता है पीरियड पिकअप के बाद। तब हम पेशेंट को बताते हैं उनके कितने एम्ब्रियोज बने हैं, हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कब प्लान कर रहे हैं, एक्सेट्रा। एंड इन जनरल नॉर्मली हम उसको 1 month का ब्रेक देते हैं फॉर ऑल द हॉर्मोन्स टू कम बैक टू नॉर्मल, बिकॉज जब हम एग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जो इंजेक्शन, जो गोनाडोट्रोपिन्स दे रहे हैं, उससे कई बार देयर आर लिटिल हार्मोनल फ्लक्चुएशन। सो वी लेट एवरीथिंग कम टू बेसलाइन, एंड देन हम अब सिर्फ यूट्रस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमारा अंडे का काम खत्म हो गया, स्पर्म का काम खत्म हो गया, अब हमारा सिर्फ यूट्रस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जहाँ पे एंडोमेट्रियम जो मैंने बताया था, जिस पे जाके बेबी चिपकता है, उसकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाना शुरू करते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन एवरी डॉक्टर अगेन, जो एक हमारा इम्प्लांटेशन पीरियड होता है, उसमें हम एम्ब्रियो को अंदर डाल देते हैं। एम्ब्रियो को अंदर डालते टाइम नॉर्मली कोई एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो IUI जैसा ही एक प्रोसीजर होता है, एब्सोल्युटली पेनलेस। एंड द पेशेंट पूरा जगा हुआ होता है, वो खा पी के आराम से अपना जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद एकदम बेड रेस्ट करना होता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। बहुत सारे लोग IVF इससे नहीं कराना चाहते कि भाई हम वो बेड रेस्ट कैसे करेंगे, 2 हफ्ते का हमारा काम है, हमें करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइंस ये कहता है कि जो पहले 10 मिनट जो आप उस टेबल पे लेटे हो, उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटी करिए, विच इज़ जो भी आपकी नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इम्प्लांटेशन में, बच्चा चिपकने में। मैं जो एडवाइस देती हूँ अपने पेशेंट्स को कि हैवी स्ट्रेनस एक्सरसाइज अवॉइड करना है। आप डोंट गो टू द जिम, आप जिम मत जाइए वो 2 हफ्ते, हैवी रनिंग, स्प्रिंटिंग, ये सब मत करिए। पर नॉर्मल जो घर का काम है, काम पे जाना है, ऑफिस में जाके बैठना है, वो सब आप कर सकते हो। उसके बाद 2 हफ्ते तक का ये थोड़ा सा केयरफुल रहना। यस, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, विच इज अ फैक्ट। एंड देन आफ्टर 2 weeks हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम बीटा HCG उसको बोलते हैं, एंड उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, यानी पेशेंट प्रेग्नेंट है कि नहीं है। फिर उसको हम 48 आवर्स बाद देखते हैं कि डबलिंग हुई है कि नहीं, उसको हमारी लैंग्वेज में डबलिंग बोलते हैं, तो डबल हुआ है कि नहीं। तो वो फिर हमको पता चलता है कि केमिकल प्रेगनेंसी नहीं है, ये अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी है।